हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने सोरोकिन को पढ़ लिया, पार्सन्स को पढ़ लिया, तो उन्हीं के अनुक्रम में उन्हीं के एक शिष्य जो कि बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट किंग मर्टन, इनकी कृतियों के बारे में, इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और इनकी रचनाओं, इनके सिद्धांतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने चीज़ें अपने समाजशास्त्रीय जो इनका रहा है उसमें क्या क्या योगदान दिया है। तो मेनली आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका मध्य अभिसीमा सिद्धांत, और दूसरा जो इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद में जो अपना योगदान दिया, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें। पहली इनकी पुस्तक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स नोट करते चलिएगा। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये वो पुस्तक है जो एग्ज़ाम में अभी तक बहुत बार पूछी गई है, नेट में भी और आपके पीजीटी में भी। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, अब ये मर्टन की है, इसी से मिलती जुलती एक नाडेल की पुस्तक है। आपको कमेंट करके बताना है इसी पुस्तक से मिलती जुलती नाडेल की जो बुक है उसका क्या नाम है, ठीक है। नाडेल की पुस्तक का नाम आपको बताना है। अगली पुस्तक है इनकी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है कार्ल मैनहिम का समाजशास्त्र। फिर सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये गुरविच के साथ में इन्होंने लिखी थी। डिस्कशन ऑन पार्सन्स लिखी थी इन्होंने, और सोशोलॉजी टुडे, ये इनकी पुस्तकें हैं। लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत बारी पूछी गई है, जिसमें इन्होंने सामाजिक संरचना, सामाजिक सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो वहीं पर इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो अभी इतना परिपक्व नहीं है कि उसमें ऐसे सिद्धांत बनाए जा सकें जो कि सार्वभौमिक रूप से संपूर्ण समाज पर लागू हो सकें। जैसे जो आपके पार्सन्स थे, तो वो चाहते थे कि एक सामान्य सिद्धांत हो जो कि संपूर्ण समाज पर लागू हो सके। लेकिन आपके जो मर्टन है, मर्टन ने कहा कि समाजशास्त्र अभी इतना आगे बढ़ा ही नहीं है, इतना आगे गया ही नहीं है कि इसमें ऐसे सिद्धांत आए कि वो समग्र पर लागू हों। तो फिर कैसे अध्ययन करना चाहिए? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। क्या होते हैं ये मध्य अभिसीमा सिद्धांत, थोड़ा सा समझते हैं। तो जो मर्टन है, इन्होंने कहा कि वृहद एवं सूक्ष्म समाजशास्त्र के मध्य के जो सिद्धांत होते हैं उनको मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहा जाता है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये जो सिद्धांत हैं ये कोई सिद्धांत नहीं है, खुद में कोई थियरी नहीं है, बल्कि सिद्धांत निर्माण के माध्यम है, ठीक है। एक तरफ है वृहद समाजशास्त्र, यानी कि समाज का दृष्टिकोण समग्र पे जो लागू होता है, एक तरफ होता है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इन दोनों के मध्य में, ठीक, जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है वो एक तरीके के आनुभाविक तरीके हैं। एक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में जो आनुभाविक तरीके हैं वही है मध्य अभिसीमा सिद्धांत। इन्होंने कहा कि एक ओर जो दिन प्रतिदिन के थियरीज हैं और दूसरी ओर वो प्रकल्पना जो सभी को सम्मिलित करते हुए बनाई जाती है, इनके बीच के, ठीक है, इनके बीच के जो सिद्धांत हैं, मतलब छोटी छोटी प्रकल्पनाएं जो कि हम बना लेते हैं और प्लस जो थियरीज हैं, उनके बीच का जो सिद्धांत होते हैं उनको इन्होंने कहा मध्य अभिसीमा सिद्धांत। इनके जितनी भी थियरीज हैं वो सब भी इसी का प्रतिनिधित्व करते हुए हैं। एक तरफ बृहद सिद्धांत, एक तरफ छोटी छोटी प्रकल्पनाएं, और इन दोनों के सामंजस्य, इन दोनों के मध्य की जो चीज़ है वो है मध्य अभिसीमा सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र अभी इतना परिपक्व नहीं है कि उसको बृहद सिद्धांतों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाए। तो मध्य के जो सिद्धांत है उनको बनाना चाहिए, और धीरे धीरे करते करते जब समाजशास्त्र परिपक्व हो जाएगा तब हम एक समग्र सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी हम दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी क्रियाओं को और बृहद प्रकल्पनाओं को, दोनों को सम्मिलित करते हुए मध्य के सिद्धांतों पर जोर देंगे। इन्होंने प्रकारवादी जो दृष्टिकोण है जो मर्टन का, उसमें इन्होंने पैराडाइम का प्रस्तुत किया, मतलब प्रकारात्मक मॉडल में
पैराडाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसने दिया है, तो ये मर्टन ने दिया था। प्रकारवादी मॉडल में पैराडाइम प्रस्तुत किया था, ये मर्टन ने दिया था। मर्टन का जो प्रकारवाद है इसमें इन्होंने कहा कि सब कुछ प्रकारवादी नहीं हो सकता। जो आपके मेलिनोवस्की थे, मेलिनोवस्की के सार्वभौमिक प्रकारवाद को इन्होंने नकार दिया। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेलिनोवस्की के अगेंस्ट जाकर के किसने किया, तो मेलिनोवस्की ने कहा कि जितना भी है वो सब कुछ प्रकारात्मक है। दुर्खिम भी उसी चीज़ को बोले, लेकिन मेलिनोवस्की के सार्वभौमिक प्रकारवाद को नकार दिया इन्होंने और कहा सब कुछ प्रकारवादी नहीं हो सकता है। समाज में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी होंगी। कुछ संस्थाएं यदि कुछ कार्य अच्छे कर रही हैं तो शायद उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से कुछ कार्य खराब भी हो जाएं। तो सब कुछ प्रकारवादी नहीं हो सकता है। समाज को बनाने में सब कुछ योगदान ही नहीं देता है, कुछ उसमें विध्वंसक चीज़ें भी हो सकती हैं। जो मर्टन का प्रकारवाद है इसको बोला जाता है अनुभूतिमूलक प्रकारवाद। अनुभूतिमूलक प्रकारवाद, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका है, तो ये मर्टन का है। इन्होंने जो सार्वभौमिक प्रकारवाद है इस चीज़ को नकार दिया और 3 प्रमुख अवधारणाएं बताई अपने प्रकारवाद में। इन 3 कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो मर्टन का प्रकारवाद आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो पहली चीज़ इन्होंने बताया, इनका जो प्रकारवाद है, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने माना कि सब कुछ प्रकार ही नहीं हो सकता। प्रकार का अर्थ आपको पता है, मैंने पहले समझाया था, चलिए फिर से बता देती हूँ। प्रकार का अर्थ होता है कि जो इकाइयाँ हैं वो क्या योगदान दे रही हैं समाज को बनाए रखने में। तो मर्टन ने कहा कि जो समाज की इकाइयां हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, प्रथाएं, कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी इकाई है जो, तो वो हमेशा योगदान ही नहीं देती समाज को बनाए रखने में, बल्कि कभी कभी उससे कुछ दुष्प्रकार्य भी हो जाते हैं। तो इन्होंने प्रकारवाद में 3 कॉन्सेप्ट, पहला दिया प्रकार्य, ठीक है, ऐसी इकाइयों का योगदान जो कि व्यवस्था को बनाए रखने में, व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देता है, वो है प्रकार्य, ठीक, कि व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में। अब जैसे धर्म है, धर्म का प्रकार्य क्या होता है कि लोगों को धर्म के आधार पर एकता के सूत्र में बांधना। नैतिकता है, नैतिकता का कार्य होता है कि लोगों के अंदर जो विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं, जो गलत आचरण है, उनको रोकना। तो जो इकाइयां हैं उन सभी का योगदान होता है समाज को बनाए रखने में। तो प्रकार भी इन्होंने 2 प्रकार के बताए। कौन कौन से? पहला बताया प्रकट प्रकार, किसी भी सामाजिक इकाई का एक ऐसा योगदान जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है और चाहती भी है, जो कि स्वीकार्य है और वांछित है। मतलब हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ को और वो चीज़ हम चाह भी रहे हैं कि ऐसा हो। जैसे कि जो हमारे धार्मिक उत्सव ले लो, ठीक है, धार्मिक उत्सव या धार्मिक आयोजन, इनको ले लो, तो उनका प्रकार्य हमारे अकॉर्डिंग ये होता है कि लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन मुख्यतः माना यही जाता है, उनसे अपेक्षा यही की जाती है कि वो लोगों को एकता के सूत्र में बांध सके। तो किसी भी इकाई का ऐसा कार्य जो कि स्वीकार्य है और वांछित भी है, ठीक है, जिसको समाज स्वीकार करता है और जो चीज़ वांछित है समाज उसको चाहता भी है, तो ये है प्रकट प्रकार्य। प्रच्छन्न प्रकार्य क्या होता है? प्रच्छन्न का माने होता है छुपा हुआ, कोई चीज़ हिडन है, कोई चीज़ छुपाई गई है, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न, ठीक है। तो प्रच्छन्न प्रकार्य का मतलब होता है ऐसे प्रकार जो कि ना तो वांछित हैं और ना ही समाज द्वारा स्वीकार्य हैं, लेकिन बस हो जाते हैं। अच्छा, प्रच्छन्न वर्ड से एक चीज़ याद आई, अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी माने छुपी हुई बेरोजगारी कहाँ पे सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो वो कृषि में पाई जाती है, क्योंकि कृषि में लोगों को लगता है कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। उनको छिपे तौर पर एक तरीके से बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 2-3 महीने कार्य करते हैं, बाकी टाइम उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो छिपी बेरोजगारी, तैरती हुई बेरोजगारी, फ्लोटिंग
बेरोजगारी का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, चलिए खैर वो तो अलग ही एक टॉपिक हो गया। अभी हम बात करें प्रच्छन्न प्रकार्य की। तो प्रच्छन्न प्रकार्य किसी इकाई का एक ऐसा कार्य जो कि समाज चाहता नहीं था कि ऐसा हो, मतलब वांछित नहीं था, वांछित माने चाहना, और ना तो उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन अब वो चीज़ हो गई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो हमारे जो त्योहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं या कोई धार्मिक आयोजन है, उनका मुख्य कार्य क्या है? समाज चाह रहा है कि उनके माध्यम से लोगों में एकता आए, एकीकरण आए, लेकिन वहीं पर उन्हीं धार्मिक आयोजनों के बीच में कहीं पर एनी हाउ किसी भी तरीके से कुछ दंगा फसाद हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वो चीज़ समाज चाहता नहीं था, ना ही उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अब वो चीज़ हो गई। जैसे अभी कुछ टाइम पहले शायद पिछली बार की बात है, दशहरा मेला में बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे। उसके बाद जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ना ही वो चाह रही थी, लेकिन अब वो चीज़ हो गई, एनी हाउ कैसे भी करके हो गई। तो ये ऐसे कार्य किसी भी इकाई के जो कि वांछित नहीं थे और ना ही समाज उनको स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो हो जा रहे हैं, उनको कहा मर्टन ने प्रच्छन्न प्रकार्य। ठीक है, तो ये हो गए प्रकार्य के दो प्रकार। मतलब प्रकार्य माने योगदान, तो योगदान भी दो तरीके का होता है। एक होता है जो कि समाज चाह रहा है कि ऐसा हो, और एक होता है जो कि चाहता नहीं है, ना ही स्वीकार करता है, लेकिन हो जाता है, तो वो है लेटेंट फंक्शन, यानी कि प्रच्छन्न प्रकार्य। ठीक है, अब सब कुछ प्रकार्यात्मक नहीं है, तो कुछ भैया खराब भी होगा। वो खराब है, उसको क्या नाम दिया इन्होंने, उसको समझते हैं। तो उसको इन्होंने नाम दिया दुष्प्रकार्य। ठीक है, दुष्प्रकार्य में क्या होता है कि कुछ ऐसे कार्य जो कि समाज के संतुलन को, सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको विघटित करने का काम करते हैं, तो वो सब कहलाते हैं दुष्प्रकार्य में। ठीक है, जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं वो सभी के सभी दुष्प्रकार्य में आ जाएंगी। धर्म के आधार पर जैसे उन्माद फैलाना हो गया, और या फिर परिवार में कुछ गलत आचरण करना हो गया, विवाह के माध्यम से कोई गलत आचरण करना होगा, तो मतलब इकाइयों का ऐसा कार्य या ऐसी गतिविधि जो कि संतुलन को बिगाड़ रही है। अब चोरी करना है, तो चोरी करना क्या है? ये समाज के नियमों के खिलाफ है, तो ये चीज़ संतुलन को बिगाड़ रही है। कोई भी अपराध है, कोई भी चाहे वो स्वयत्वसन अपराध हो, बाल अपराध हो, हत्या हो, लूटपाट हो, कुछ भी, एनीथिंग, तो वो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ने का काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है, उसको विघटित करने का काम करती। तो कोई ऐसी गतिविधियां, ऐसे कार्य जो कि व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, उसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, वो सभी कहलाते हैं दुष्प्रकार्य में। ठीक, यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, जिसको इन्होंने कहा अकार्य। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, बट यहाँ पे है तो मैं समझा देती हूँ। अकार्य क्या होता है? कुछ ऐसी भी गतिविधियां होती हैं जिनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब इंसान करे जा रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो आती हैं अकार्य में। आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, क्या उसका व्यवस्था पे कोई जा रहा है कुछ भी इफेक्ट? नहीं, वो तो आप पे जा रहा है ना। तो कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ऐसे कार्य जो कि व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, उनको इन्होंने कहा अकार्य। तो प्रकार्यवाद में इन्होंने क्या किया? प्रकार्यात्मक पैराडाइम दिया। ठीक है, क्या दिया? पैराडाइम दिया, और इसमें इन्होंने मुख्यतः 3 बातों पर जोर दिया। पहला, प्रकार्य, प्रकार्य में एक छुपे हुए प्रकार्य यानी कि प्रच्छन्न प्रकार्य, और एक प्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य में क्या है? जिसको समाज चाह रहा है, जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रच्छन्न प्रकार्य में जिसको ना तो वांछित है और ना ही जो स्वीकार्य है। ठीक है, तो वो प्रच्छन्न में हो गए। और दूसरे क्या है? दुष्प्रकार्य। दुष्प्रकार्य में क्या हो गया कि जिनको जो व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और तीसरे होते हैं अकार्य। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो मर्टन है ये मानते हैं कि समाज में जो दुष्प्रकार्य होते हैं या जो ये खराब वाली गतिविधियां होती हैं, इसके लिए समाज ही जिम्मेदार है।
मतलब इन्होंने कहा कि संरचना में जो कुछ हो रहा है, जो विघटनकारी प्रवृत्तियां आ रही हैं, उसके लिए संरचना खुद जिम्मेदार है। संरचना में ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये विघटनकारी प्रवृत्तियां आती हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से विघटनकारी प्रवृत्तियां आती हैं, तो इन्होंने कहा कि जो संरचना है वो व्यक्तियों को लक्ष्य कुछ और दे रही है, साधन कुछ और दे रही है। तो जब उसमें तालमेल नहीं होता है तभी जा करके व्यक्ति विघटनकारी कार्यों को करता है, विघटनकारी प्रवृत्तियों को अपनाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब अगला पार्ट इसका आएगा तो उसमें आप इसको डिटेल में समझेंगे कि क्यों व्यक्ति विघटनकारी प्रवृत्तियों को अपनाता है। यहाँ पे इन्होंने टर्म दिया था एनोमी, ठीक है। एनोमी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दुर्खिम ने, और उसके बाद किसने दिया है? मर्टन ने। तो मर्टन की एनोमी को अब हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि इनके इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।